कुछ समय पूर्व भारत अमेरिका एक दूसरे के बड़े अच्छे मित्र थे। अचानक इन दोनों मित्रों के बीच में दूरियां बनने लगी और दूरियों का बड़ा कारण बना पाकिस्तान की अमेरिका से करीबी। पाकिस्तान की अमेरिका से करीबी का बड़ा रीजन बनकर के आई क्रिप्टो करेंसी। अमेरिका ने पाकिस्तान को क्रिप्टो के साथ जिस तरह से कनेक्ट किया, अचानक दो देश एक दूसरे के नजदीक आ गए। यह घटना हो सकता है जियोपॉलिटिकली आपको ज्यादा प्रभावित ना करे, लेकिन आप सबने इन दिनों भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एक्सेप्टेंस है, फिर चाहे वो रशिया के मामले में हो, फिर चाहे अमेरिका के मामले में हो, चाइना के मामले में हो, वो पाकिस्तान से कॉम्पिटिंग होते हुए देखा है। आप में से बहुत सारे लोग ये मानने को हाल ही में विवश हुए हैं कि पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली क्या भारत से इन दिनों बेहतर परफॉर्म कर गया है क्या। आपने हाल ही में देखा कि किस तरह पाकिस्तान सऊदी के नजदीक आया, दोनों ने सुरक्षा पैक्ट किया। किस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के नजदीक आया, दोनों ने एक दूसरे की तारीफों में पुल कस दिए। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह बनता है कि ऐसा क्या था इन सब के बीच में कॉमन, जिसके चलते भारत को हाशिए पर आना पड़ा और पाकिस्तान को इतना हाथों हाथ उठा लिया गया। क्या हम यह मानने को तैयार हैं कि अमेरिका को इग्नोर करके दुनिया चल सकती है? आंसर है जी नहीं। दुनिया अमेरिका से प्रभावित है और हम सब उसके प्रतिबंधों से पीड़ित हैं। फिर चाहे भारत हो, चाहे जापान हो, दुनिया का कोई भी देश हो, जब अमेरिका जिस देश पर जिस तरह के प्रतिबंध चाहता है वो उस पर लाद देता है। हम कितनी भी बातें कर लें, अमेरिकी ऐप, अमेरिकी करेंसी, डॉलर देश के अंदर बहुत मायने रखती है। भारत का रुपया धड़ाधड़ गिरता चला जा रहा है। डॉलर का भाव आज भी 88.75 नेट पर ट्रेड करते हुए देखा गया है। मतलब लगातार डॉलर रुपए के सामने मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में भारत कहीं ना कहीं अपने आप को इन दिनों चल रही तकनीकियों में इन्वॉल्व ना करके कुछ भूल तो नहीं कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं साथियों, क्योंकि अमेरिका जो अपनाता है, देर सवेरी से ही दुनिया को अपनाना पड़ता है। शुरुआत में प्रतिरोध होता है, लोग बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत में जब मोबाइल आया था, हमारे दिमाग में ये भर दिया गया था कि ये तो सब पीड़ित करने की बीमारी है, बेरोजगार कर देंगी, ये कर देंगी, पता नहीं क्या क्या बहानेबाजियां मोबाइल के साथ में साइकोलॉजिकली डाल दी गई थी। आप याद करके देखिए, शुरुआत में मोबाइल से जुड़ी हुई किस तरह की भ्रांतियां दिमाग में भर दी गई थी। बाद में वही लोग मोबाइल के सबसे बड़े यूजर बनते हुए दिखाई दिए। हर तकनीक का शुरुआत में विरोध होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत इस मामले में बहुत ज्यादा पिछड़ रहा हो। आज के सेशन में हम इस बात का जिक्र इसलिए करेंगे क्योंकि भारत के कायदे कानून क्रिप्टो को लेकर बड़े कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज एक तरह से ऐसे समझिए कि हाल ही में आप सभी ने देखा कि भारत सरकार ने जीएसटी पर वस्तुओं पर कुछ टैक्सेशंस अनाउंस किए। 5%, 12% का जीएसटी स्लैब अनाउंस किया। वस्तु थी तो उसके ऊपर टैक्स था और टैक्स के अंदर टैक्स स्लैब था कि इस वस्तु पर इतना परसेंट टैक्स लगेगा। हमारे देश में पूछा जाए कि बताइए क्रिप्टो का क्या हाल है, सरकार कहती है कि नहीं, क्रिप्टो हमारे देश में लीगल टेंडर नहीं है। बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर 30% टैक्स लगेगा। तो आप बताइए कि लीगल टेंडर नहीं है और 30% टैक्स लगेगा, इसका क्या मतलब निकले? इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो लेकर बाजार में कोई सामान खरीदने जाएंगे तो आपको कोई सामान नहीं देगा। जैसे दुबई में अगर आप लेने जाएंगे तो वहां आपको सामान मिल जाएगा, अमेरिका में जाएंगे घर मिल जाएगा। दुनिया में बाजार के अंदर क्रिप्टो से, इवन भूटान जाएंगे तो आपको जो लेना है आप क्रिप्टो से खरीद सकते हैं। लेकिन भारत में चूंकि ये लीगल टेंडर नहीं है, अर्थात इससे आप व्यापार नहीं कर सकते, तो इस तरह से तो ये इलीगल है, जैसे डॉलर इलीगल है। आपको क्या लगता है भारत में डॉलर लीगल है क्या? आंसर है नहीं। भारत में डॉलर इलीगल है, अर्थात लीगल टेंडर नहीं है। आप डॉलर से जाकर के दुकान से चाय पीकर नहीं आ सकते या कपड़े खरीदकर नहीं ला सकते, क्योंकि डॉलर में व्यापार हम नहीं करते। डॉलर से हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। फिलहाल भारत क्रिप्टो के मामले में ना तो देश में और ना ही विदेश में किसी भी प्रकार का ट्रेड करता है। इसी चक्कर में हम क्रिप्टो से साइड में चल रहे हैं, लेकिन उस पर 30% टैक्स जरूर वसूलते हैं। अगर आपने क्रिप्टो से मुनाफा कमाया तो भारत सरकार आपसे 30% टैक्स जरूर लेगी। यह भारत सरकार की जो नीति है, यह फिर इस टैब में डाल देती है कि अच्छा आप रिकॉग्नाइज तो करते हो। जैसे अगर आप सरकार से पूछो कि कोचिंग इंडस्ट्री को सरकार आप क्या मानते हो, बोले बीमारी है ये, इसकी वजह से इतनी दिक्कतें होती हैं, ये होता है वो होता है। सबसे ज्यादा टैक्स कोचिंग वालों से वसूला जाता है। खैर, ऐसे में फिलहाल इस बहस को तो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज एक बड़े सवाल पर हम एंट्री करने जा रहे हैं कि क्रिप्टो को लेकर भारत कहीं पिछड़ तो नहीं रहा है। भारत पिछड़ नहीं रहा है, इसके पीछे हमारे पास एन नंबर
तर्क हैं जिनको हम आपके साथ में रख सकते हैं, ये बात हम कई तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। दुनिया में जितने भी प्रकार के परिवर्तन हुए हों, हाल ही में ही आए हुए एआई को आप उठाकर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उठाकर देखिए। मिलेनियम बग को मिटाने के हिसाब से भारत के अंदर एक तरह से सॉफ्टवेयर क्रांति आई थी। पिछले 20 सालों से भारत ने दुनिया में, और भी 25-30 सालों से भारत ने दुनिया में इंटरनेट की क्रांति में, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल कर लिया था कि हाँ भाई, हम बढ़िया कोडर्स हैं, हम बढ़िया कोड लिखना जानते हैं, हम सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से दुनिया की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना जानते हैं। अमेरिका बैठता है, तसल्ली से एआई की खोज करता है, ओपन एआई चैट जीपीटी लेकर आता है और अचानक जॉब में कटौतियां शुरू हो जाती हैं। बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों ने अमेरिका में जॉब्स के अंदर से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। एक बार के लिए ओपन एआई मजाक लगा। 2022 के अंदर जब चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ, तब लोगों को लगा कि अरे कुछ नहीं, ये तो गूगल का एक अपडेटेड वर्जन है। गूगल जितने भी प्रकार की सर्चेस करके देता है, चैट जीपीटी उन्हें एक जगह पर पाबंद करके दे देता है। लेकिन धीरे-धीरे जिस तरह से एआई ने अपना रूप दिखाना शुरू किया, बहुत सारे कोडर्स की जॉब खत्म, बहुत सारे लोगों के काम खत्म, ना जाने कितने तरह की चीजें ऑटोमेशन पर निकल पड़ी। एआई के आते ही तरह-तरह के जॉब भागने लगे। हम ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये एआई क्या कर रही है, लेकिन दुनिया के अंदर 60% से ज्यादा लोग डरना शुरू हो गए थे। दुनिया बटना शुरू हो गई थी एआई के डर से। मैं इस बात को कुछ यूं कहना चाहता हूं साथियों, कि हम लोग तकनीकी को जहां तक अपनाने में देरी करते हैं, वो तकनीकी हमें तब तक बहुत पीछे छोड़कर जा चुकी होती है। इस पूरी दुनिया में जो भी लोग आगे बढ़े हैं, उन्होंने तकनीकी में ही सबसे पहले श्रेष्ठता हासिल की है, और उसी से ही वो लोग दुनिया में आगे दिग्गज देश कहलाए हैं। एआई का फिलहाल हाल इतना है कि ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया, उसका बाजार मूल्य $850 बिलियन न्यूज़पेपर्स में कोट किया जा रहा है। मात्र 3 साल पहले चैट जीपीटी प्रोड्यूस करने वाली ओपन एआई $850 बिलियन की वैल्यू, इंडिया में चालू हुए जितने भी स्टार्टअप्स हैं सबको मिला दो तो भी उनसे कहीं ज्यादा वैल्यू रखकर बैठी है। ये तकनीकी है और ये बहुत तेजी से आती है, साफ करके चली जाती है। दूसरा उदाहरण आपने हाल ही के समय में 5G का आते हुए देखा। जब चाइना 5G पर प्रयोग कर रहा था, तब हम चिंता कर रहे थे कि कहीं 5G से चिड़िया मर तो नहीं जाती हैं, क्योंकि रोबोट के अंदर रजनीकांत ने दिखा दिया है। हम चिंताएं कर रहे थे कि 5G आने से पता नहीं कहीं हवाई जहाज रास्ता तो नहीं भटक जाएंगे। हमें कुछ इस तरह के भ्रम दिमाग में डाल दिए जाते हैं, जिससे हमारे अंदर तकनीकी को लेकर भय होने लगता है। भय इतना कि लोग हमें कहते हैं कि यार सुनो, तुम तो सांप से ही खेल लो, आप तो स्नेक चार्मर ही बेहतर हो। आप इस तरह की अखबारों को, एक स्पेनिश अखबार ने इंडिया को स्नेक चार्मर्स का देश कहा। ये बहुत पुराना मामला है। ब्रिटिशर्स भी हमें ये कहते थे कि ये सांप नचा के खुश रहने वाले देश हैं। हद ये है कि भारत ने ऑनलाइन सैलरी, यानी कि जो मोबाइल के अंदर या अकाउंट के अंदर आने वाली सैलरी है, इसको स्वीकारने में जमाने लगा दिए थे। कैश में ही पैसा चाहिए, क्योंकि इस बात को लेकर सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा था कि अरे भाई, आपके ऑनलाइन ही नहीं, कैश में भी सैलरी आएगी, आप निकाल पाओगे। क्योंकि हमें यह लगने लग गया था कि मोबाइल में जो सैलरी आ रही है, इस सैलरी का पता चले सरकार कब अपना पैसा गायब कर देगी। मतलब तकनीकी को लेकर के भारत के अंदर जिस तरह का डिवाइड है, वो कहीं ना कहीं हमें दुनिया से भी सेपरेट करता चल रहा है। खैर, 140 करोड़ का देश है, तरह तरह के लोगों की तरह तरह की मानसिकताएं होंगी। आवश्यकता है आपको और हमको यह समझने की कि कहीं ना कहीं भारत उस क्षेत्र में जहां पर इस समय क्रिप्टो बहुत तेजी से बाजार को पकड़ रहा है, और मैं इसके पक्ष में आज सारी बातें इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैंने इन दिनों जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस किए, क्योंकि मैं बहुत दिन से बाजार को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तमाम प्रकार के ब्रांड्स को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, दुनिया की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और मैंने फाइनली ये डिसाइड किया है, मतलब मैं आपके साथ जिस समय पर ये बात कर रहा हूं, कि मैं फुल टाइम अब मार्केट में एक्टिवेट होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं बाजार को बहुत घुसकर महसूस करूं, क्योंकि दुनिया की खबरों पर हमने नजर बनाकर लंबे समय से रखी हुई है। हम इस बात का महत्व समझने लगे हैं। बस मैं जिस तरफ बैठा हुआ था, अब तक इस न्यूज का फायदा नहीं ले पाता था। अब तक मुझे यह तो पता था कि यह घटना यह असर डालेगी। मेरी खबर बताने के बाद और मेरी खबर के विश्लेषण के बाद लोगों ने बढ़िया मुनाफे कमाए हैं, ऐसा बहुत से मित्र मेरे मानते हैं, और बहुत से जो हमारे सुनने वाले लिसनर्स हैं, वो इस बात को बताते भी हैं कि हाँ, आपकी इन खबरों के हमने मायने डिराइव किए, और उससे हमने ट्रेड में मुनाफा कमाया, उससे हमने स्टॉक्स में मुनाफा कमाया, क्रिप्टो में मुनाफा कमाया। लेकिन अब अपनी बारी है, तो मैंने फिलहाल के लिए इन दिनों अपने लिए एक काम शुरू किया है। मैं आप लोगों के साथ उसी क्रम में हाजिर हूं। आने वाले टाइम में मैं
ट्रेडिंग के अंदर एक्टिवेट हो रहा हूं, और ट्रेडिंग के अंदर विशेष रूप से स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेड्स हो या फिर क्रिप्टो के अंदर इंट्राडे ट्रेड्स हो, फॉरेक्स में ट्रेड्स हो, जो भी ट्रेड्स जिस भी तरह से समझ में आते हो, उन ट्रेड्स के अंदर मुझे आगे बढ़ना है। पर्सनली मैं उसमें आगे बढ़ रहा हूं, आप लोगों के साथ में उन चीजों को साझा करता चलूंगा। अगर आपको उचित लगता है तो आप भी उनका लाभ उठाते जाइएगा, क्योंकि मेरी फितरत में रहा है कि मैं कुछ चीजें करता हूं, आपसे साझा करता हूं, आपको बताते चलता हूं, आगे बढ़ता चलता हूं। तो कुछ ऐसा ही आप और हम मिलकर करेंगे। तो ट्रेड के केस में जहां स्टॉक्स के ट्रेड को लेकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं, इवन उसमें इंट्राडे ट्रेड्स हो या डिलीवरी ट्रेड्स हो, आपके साथ मैं अपना पोर्टफोलियो भी साझा करूंगा। एक पब्लिक पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें आपके साथ जो ट्रेड किए जाएंगे वो दिखा सकें, ताकि वो प्रैक्टिकल पर्पज से आपके लिए उपयोगी हो, ताकि आप उसे देख सकें। ये सब बातें मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि पिछले समय से जितना भी ऑब्जर्वेशन मेरा बाजार को लेकर रहा है, बड़ी कंपनियां जो भी बनी हैं, चाहे आप हाल ही के समय में ओयो को उठाकर देख लें, जो कि अभी इन दिनों आईपीओ लाने के उसमें चल रही है, चाहे जोमेटो को उठाकर देख लें, ये जितनी भी भारत की कंपनी है, ये बड़ी बनने के लिए जब निकलती हैं तो सबसे पहले इन्हें जरूरत होती है बाजार के एक्सेप्टेंस की, कि बाजार इन्हें कैसे देख रहा है, और बाजार देख रहा है तो ट्रेड्स कैसे जा रहे हैं, स्टॉक्स के क्या भाव चल रहे हैं, जनता इन्हें कैसे स्वीकार करती है। जब यार ये लोग इस तरह से चीजें करके जाते हैं तो हम लोग केवल इनके गुणगान थोड़ी करते रहेंगे, हम भी इस साथ साथ नदी में बहेंगे। हम देखेंगे कि चल क्या रहा है, खेल क्या है, उस खेल के अंदर भागीदार बनेंगे, केवल बैठ करके दर्शक दीर्घा में अब ताली नहीं बजाएंगे। ये सोचा है मैंने, तो सोचा कि आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस की जाए और इस विषय पर विचार किया जाए। और खुद को समझाने के लिए जो मैंने पॉइंट काम में लिए वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि तकनीकी के दौर में हम कहीं ना कहीं लोगों को सरप्राइज कर देते हैं। जैसे यूपीआई ला करके हमने दुनिया को सरप्राइज कर दिया कि देखो हम ये कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1792 में पहली बार आ गया था। भारत में आया 1875 में जाकर के स्टॉक एक्सचेंज। और इंटरेस्टिंगली हम लोग पहले जो शेयर खरीदते बेचते थे ना, वो इस तरीके से खरीदते बेचते थे, बकायदा दलाल स्ट्रीट के अंदर, मुंबई के अंदर बाई हैंड लोग खरीदते थे। इस तरह के शेयर हुआ करते थे, आप जिन शेयर्स को शायद आज देख भी ना पाए, छू भी ना पाए। और आप में से बहुत सारी जेन जी जनरेशन तो ऐसी होगी जिसने शेयर का कभी ये वाला रूप ही नहीं देखा होगा कि ऐसे हार्ड कॉपी में शेयर आया करते थे। आपको पता है 1996 में पहली बार इस हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी का विचार किया गया था कि यार इस तरह से शेयर नहीं देंगे। आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है सिग्नेचर का नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, इन कागज के ऊपर कितने शेयर फलाने को दिए जा रहे हैं, कंपनियों के नाम हैं और उनके शेयर हैं। लोग हार्ड कॉपी में शेयर खरीदा बेचा करते थे और उनको खरीदने बेचने के लिए फिर ट्रेवल किया करते थे। 1996 में जाकर डिसाइड हुआ कि नहीं यार, अब इसको डीमैटेरियलाइज करना पड़ेगा, इसको डीमैट अकाउंट में डालना पड़ेगा। जैसे हमारी तनख्वाह पहले कैश में आती थी, अब जो अकाउंट में दिखती है, तो कैश को अकाउंट में दिखाना जैसे शुरू हुआ, ऐसे ही शेयर्स को डीमैट खातों में दिखाना शुरू हुआ। इसीलिए तो मैं आपसे कई बार कहता हूं ना कि अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो जरूरी है आपके पास डीमैट अकाउंट हो। और उस डीमैट के लिए मैंने आपसे मल्टीपल टाइम कहा है कि एंजल वन का डीमैट अकाउंट अगर आप यूज करते हैं तो मैं आने वाले टाइम पर उसी पर ट्रेड करूंगा। उसका लिंक आपको हम दे देंगे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में डाल के आप देख लीजिएगा। डीमैट 1996 में शुरू हुआ, 1998 में जाकर के अपनाने की बात आई, तब जाके 2003 में हम फुल्ली इन शेयर से बाहर निकल करके आए कि अब शेयर जो है वो डीमैट अकाउंट में ही हुआ करेंगे। पहले कागज के थ्रू हुआ करते थे। बहुत सारे लोग ना आज भी जैसे पॉलिसी वगैरह जब लेते हैं तो बोले हार्ड कॉपी में दो, और उधर से साफ वाले सामने वाले कहते हैं सर आजकल सॉफ्ट कॉपी में ये आती है। बोले नहीं नहीं, हम तो उस जमाने के लोग हैं जब चीजें हार्ड कॉपी में आया करती थी, हार्ड कॉपी में नहीं होगी तो हम नहीं मानेंगे। तो धीरे धीरे तकनीकी बदलती गई। लेकिन आप सोचिए ना, आज से 20 साल पहले भारत में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज कब आया था? 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में आया था, और हमने आज से 20 साल पहले डीमैट अकाउंट का काम शुरू किया है। मतलब कहीं ना कहीं तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि हम जिन चीजों को अपनाने में देरी कर रहे हैं, दुनिया उनमें बहुत आगे निकल जा रही है। आप पूछेंगे डीमैट अकाउंट से क्या होता है? अरे भाई, आज डीमैट अकाउंट के चलते ही तो लोग ट्रेड्स में इतना ज्यादा एक्टिवेट होते हैं ना। आज आज हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को उठा के देखते हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए सबसे ज्यादा ट्रेडेड प्लेटफॉर्म है, मतलब एक तरह से कहिए बाजार है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मल्टीपल जो ट्रेड आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के देख रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड देख रहे हैं, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इसी कारण से तो शुरू हुए कि हाँ भाई, लोगों ने कहा कि अब डीमैट अकाउंट से ये सारे काम हो रहे हैं, हम कर ले जाएंगे। यानी कि अब ना एक कदम लोग आगे निकल गए। जैसे आज शेयर के केस में क्या होता है कि शेयर में लाभ कैसे कमाते हैं? आपने मान लीजिए 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, आपने 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, साल भर बाद उसको बेच दिया कि 100 का शेयर 120 में ले लो भाई, या जितने में भी बिकेगा उतने में बेच करके आप लाभ कमा के निकल गए, घाटे में भी निकल गए, किसी भी तरीके से आप आ गए। लोग ना इससे आगे निकल गए।
डीमैट में लिया, डीमैट में शेयर्स को सेम डे T+1 T+2 में बेचना करना शुरू हुआ। आज खरीदा कल निकाल दिया, या आज खरीदा आज की आज निकाल दिया, इंट्राडे ट्रेड कर दिया। उससे भी लोग आगे चलने शुरू हुए। मतलब ट्रेड के अंदर सेम डे खरीदना बेचना, भविष्य में खरीदना बेचना, और हद तो ये हो गई कि शेयर के भविष्य को खरीदना, मतलब उसके डेरिवेटिव्स को खरीदना बेचना शुरू कर दिया। लोगों ने ये कहा कि सुनो, शेयर है ये रखो अपने पास, हम तो इस बात पर ट्रेड कर रहे हैं कि ये शेयर जो तुम 100 का दिखा रहे हो, मैं अगर 120 में इसको पा गया तो भाई मुझको इतने कमीशन पे ये 120 में चाहिए। अब मैं इसको 120 से आगे 140 में बेचना चाह रहा हूं। ये जो गणित बता रहा हूं ना, मैं 120 वाले को 140 में बेचना चाहता हूं, 110 वाले को 10 में इतने में बेचना चाहता हूं। ये सब बातें वैसे तो मैंने कंप्लीट कोर्स में सिखाई हुई हैं, अपना जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है बातें बाजार के एप्लीकेशन पे, वहां सब सिखाई हुई है। लेकिन फिर भी जरूरी चीजें आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी भविष्य के अंदर, जो ट्रेड से कनेक्टेड होंगी, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, हमने बहुत डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है अपने कोर्स के अंदर। तो कुल मिलाकर बात क्या है ना, कि लोगों ने इस चीज को रियलाइज करना शुरू किया, और लोग यार बहुत बहुत पैसा बना रहे हैं इन चीजों के अंदर। अब दिक्कत क्या आ रही है कि यहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी का टोटल अभाव है। किसी ने ये कह दिया कि हाँ भाई ये शेयर ऊपर जाएगा खरीद लो, जाकर सब लोग जुट गए। कोई कॉल लगा रहा है, कोई पुट लगा रहा है, कोई फ्यूचर ऑप्शंस में खेल खेल रहा है। अब हो क्या रहा है कि शेयर को लेकर के प्रिडिक्शन मार्केट ज्यादा चल रहा है, पढ़ाई कोई नहीं कर रहा है। अब जब प्रिडिक्शन मार्केट बहुत चल रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी का अभाव है, इसी ने तो बातें बाजार की चैनल खड़ा करवाया था। बातें बाजार की चैनल लाने का बड़ा मकसद यही था कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस कर सके, आपको बता सके कि फाइनेंशियली लिटरेट होने का क्या मीनिंग होता है। और हमने बखूबी किया है। हमने आप लोगों को तमाम ऐसे सेशंस दिए हैं जो कि आपको अवेयर करने के लिए पर्याप्त थे। अब हम इसमें एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, और एक कदम आगे बढ़ते हुए हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, इंट्राडे ट्रेड्स में, और चूंकि सरकार काफी सख्त रहती है इंट्राडे ट्रेड्स को लेकर के, सेबी का मानना होता है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड्स कर रहे हैं तो हो सकता है मार्केट को फ्लक्चुएट कर दें, आप बोल दें लोगों को कि इसको ले लो इसको बेच दो, तो ऐसे में हम उसको छोड़ते हुए कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, आपको यह बताने के लिए कि देखो ट्रेड्स कैसे होते हैं, कैंडल्स कैसे काम करती हैं, कैंडल्स कैसे ऊपर जाती हैं, कैसे कॉल लिए जाते हैं, पुट कैसे लिए जाते हैं, वो चीज समझाने के लिए हो सकता है कि हम आपको क्रिप्टो के रेफरेंस में स्टॉक समझा दें। तो ये सारे काम करे जाएंगे आने वाले टाइम में, और मैं उस काम को करने बैठ रहा हूं। आप भी अगर जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़ें, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि अब ये जो सेशन है ये केवल उनके काम का है जो इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं। बाकी लोगों को तो मैंने पहले ही हाथ जोड़ करके निवेदन कर लिया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हो रहा है ना, जो जिस तरह से बाजार अपना चल रहा है, स्टॉक मार्केट जिस तरह से चल रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर लोग बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, है ना। लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से अब क्रिप्टो के अंदर गेम मचा दिया है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, मतलब ये सोचने वाली बात है। देखो 2015 में ओपन एआई नाम की कंपनी बनती है, 2022 में वो चैट जीपीटी लाती है, 2025 में उसकी वैल्यू $850 बिलियन हो जाती है। ठीक है, अच्छा 2009 में सबसे पहले बिटकॉइन नाम का एक क्रिप्टो करेंसी आता है। सतोशी नाकामोटो जो करके व्यक्ति है, वो सबसे पहले एक क्रिप्टो करेंसी लाता है बिटकॉइन के नाम से। बिटकॉइन आ जाता है साहब, बिटकॉइन आ जाता है 2025 तक। आज जब आप पढ़े हुए हैं, जिस समय बिटकॉइन आया था लोगों को समझ भी नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। बहुत से लोग उसके विरोध में रहे, अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है, फर्जीवाड़ा है फर्जीवाड़ा है। आज हालत यह है कि एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ रुपए से ऊपर चल रही है। मतलब जो कभी ऐसे ही मिल जा रहा था, वो अब 1 करोड़ रुपए में एक पीस मिल रहा है। ये जो खेल है ना, इस खेल को शुरुआत में जिन्होंने अवॉइड किया, आज वो लोग इस चीज को राज करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं बिटकॉइन के बारे में आपको बताऊं, सोचो 2009 में ये तकनीक आई, बिटकॉइन की चर्चा, क्रिप्टो की चर्चा होना शुरू हुई। 2021 में एल सल्वाडोर नाम का देश इसको अपने यहाँ की करेंसी घोषित कर देता है कि मेरे देश में तो चलेगा, ये सब्जी भी आपको लेनी है तो इसी से लो। अब ये है हालत कि यूरोपियन देश उठाकर देख लो, यूरोप उठाकर देख लो, पूरा की पूरा यूएस उठाकर देख लो, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, एल सल्वाडोर, यूएई, ये सब अब क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ट्रेड से मतलब है कि इनके यहां पर आप कुछ भी सामान खरीद बेच सकते हैं क्रिप्टो के अंदर, कि आइए क्रिप्टो लीजिए, इतने में ये सामान देकर चले जाइए। मतलब जिस तरह से आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, ऐसे आप क्रिप्टो में पेमेंट करके दुबई में घर, कार, जो आपको खरीदना है खरीद सकते हैं। ये जो बाजार तेजी से, जितने भी उच्च तकनीकी देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, वो इस बात को अगर समझ पाए तो कुछ तो ऐसा है ना जहां हम लैग कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात पर जोर क्यों दे रहा हूं, कहीं तो हम देरी कर रहे हैं, कहीं तो हम ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है इस बारे में ये कहें कि नहीं सर हम समझदार हैं, वो लोग बेवकूफ हैं। तो देखिए साहब बात ऐसी है, अगर उनके समझदारी में भी खोट है और उनके करने के कारण अगर एक दिन ये मार्केट तहस नहस हो जाता है, जैसे आज अमेरिका ने खुद को कह दिया है कि वो वर्ल्ड की क्रिप्टो कैपिटल बनना चाहता है, ये ट्रंप का मतलब सीधा बयान है। अगर वो क्रिप्टो कैपिटल बनने में फेल हो जाता है और क्रिप्टो एक बबल निकलती है,
तो दुनिया में हम बचेंगे नहीं। अगर अमेरिका बर्बाद होता है तो वर्ल्ड का कोई देश सुरक्षित नहीं बचेगा, क्योंकि ट्रंप ने ये दिखा दिया लोगों को कि अगर अमेरिका है तो तुम लोग आराम से सामान बेच करके अपना देश चला पा रहे हो। उसकी बात माननी पड़ती है कि इतने में व्यापार करोगे, इतने में सैंक्शन लोगे, ये करोगे, सबको माननी पड़ती है, कोई देश उससे अछूता नहीं है। अगर वो मानते हुए अगर बर्बाद हो जाता है तो आप तो वैसे भी बर्बाद होने वाले हो। अगर वो कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, तो कहने में भलाई है और करने में भलाई है। ये ऑब्जर्वेशन मेरा नहीं है, ये जितने भी पिछलग्गू बैठे हैं ना, ये सब यही मान के काम कर रहे हैं। इंडिया क्यों इसके ऊपर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा रहा? क्योंकि इंडिया को डर ये है कि फिर उधर से फिर आदेश आ गया कि चालू करो इसको, तो फिर हम वैसे खत्म हो जाएंगे। थोड़े दिन बाद अगर वही कह दे भारत सरकार को कि नहीं क्रिप्टो चालू करनी है, मेरी क्रिप्टो आ गई है, अब ये डील करनी है। जैसे ट्रंप भारत के साथ जो इन दिनों नेगोशिएट कर रहा है कि भाई नॉन वेज मिल्क ले लो, कि जीएम क्रॉप ले लो, एक दिन बैठ करके वो टेबल पे बात कर ले कि भाई सुनो, मेरी करेंसी चलनी चाहिए। कुछ भी कर सकता है, पावरफुल जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो क्रिप्टो को लेकर के बाजार में जो एक्सेप्टेंस है ना, वो अलग लेवल पर चला गया है। ठीक है, भारत में क्रिप्टो से डर जो है ना, वो ये बैठाया गया कि इसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, क्रिप्टो का पैसा इलीगल काम में पता चलता है, क्रिप्टो की वजह से कुछ अवैध काम होते हैं जिनके बारे में सरकार नियंत्रण नहीं रख पाती। सीरियसली, हमारे देश के अंदर अवैध काम होने के लिए केवल क्रिप्टो चाहिए? हमारे देश में आज भी नहीं, जाने सदियों से हवाला चला आ रहा है। हवाले के पैसे से दुनिया भर के क्राइम हमारे देश में होते हैं। कौन सा अपराध रुक गया? क्या हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार रुक गया? आज भी आप अखबार उठाकर देखिए, हर दिन के अखबार में कोई ना कोई अपराधी दिख जाता है जो भ्रष्टाचार कर रहा है। आईएएसओ के घर में भरे हुए बोरे आज भी नोट के मिल ही रहे हैं, आपने कितनी भी नोटबंदी कर ली। आतंकवादी पहलगाम में आकर के हत्याएं करके जा ही रहे हैं। कुल मिलाकर के सब चीजें जो कैश से होती थी, आज भी चाहे कितना भी रेगुलेशन कर लो, वो चलाने वाले चला रहे हैं। सरकार अपने कानूनों से सोचती है कि हम इनको यहां रोक लेंगे, यहां रोक लेंगे। अपराधियों के लिए हर दिन कोई नया आइडिया निकल कर आ जाता है। क्रिप्टो को लेकर के सबसे ज्यादा डर बैठाया जाता है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी, पैसा घूमने लगेगा। अरे घूमने लगेगा, आपने नियम बना लिया कि ये पैसा आपके देश में उपयोग में नहीं लिया जाएगा, है ना ये वाली बात। जब आपके देश में उपयोग में ही नहीं लिया जाएगा तो पैसा किसी के पास क्रिप्टो रखा भी है तो उसका क्या ही फायदा हो रहा है उसको? क्रिप्टो से जब आपके देश में ना मारुति खरीद पा रहा, ना हवाई जहाज खरीद पा रहा, तो फिर क्या ही फायदा है? रखा रहने दो उसको, वो खुश रख रहा है। लेकिन सरकार को क्या है कि नहीं, इसकी वजह से हमारे देश के अंदर दिक्कत हो सकती है क्रिप्टो से, तो वो तो अभी भी कर रहा है। जो व्यक्ति क्रिप्टो में ट्रेड करना चाह रहा है वो क्रिप्टो में ट्रेड आज भी कर रहा है। इंडिया का आदमी, इंडिया के बड़े बड़े, मैं भी आपको आंकड़े दिखाऊंगा, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिलियनियर, सब लोग लेके क्रिप्टो बैठे हुए हैं कि हाँ भाई ठीक है, पैसा इसमें बन रहा है तो डाल के रखो। ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि सब पिछलग्गुओं वाली हरकत कर रहे हैं। इलॉन मस्क लेकर बैठा है, ट्रंप लेकर बैठा है, तो चलो हम भी लेकर बैठे हैं। आप सोचो, अमेरिका ने अभी मतलब जब ट्रंप ने कुछ दिन मतलब 4 महीने पहले कहा कि मैं यूएस के अंदर क्रिप्टो रिजर्व बनाने की तैयारी कर रहा हूं। आप सोचो ना, जब से ट्रंप आए हैं क्रिप्टो का भाव किस तरह से रॉकेट हो रखा है। 1 करोड़ रुपए का क्रिप्टो चल रहा है, एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ 3 लाख रुपए चल रही है इस समय। और अगर आप रेट उठाकर देखें पिछले सितंबर से और इस सितंबर के बीच में, पिछले सितंबर में 52 लाख रुपए एक बिटकॉइन की कीमत थी, आज 1 करोड़ 3 लाख रुपए कीमत है। ऐसे में 32,000, सॉरी 1 करोड़ 32 हजार रुपए कीमत है। ऐसे में अगर 52 लाख से अगर 1 करोड़ की यात्रा हुई है यार, मतलब 90% ग्रोथ है। और देखो 2020 के अंदर अगर क्रिप्टो की बात करते हो तो ये 7 लाख रुपए का हुआ करता था। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि सब ट्रंप के आने के बाद भाव बढ़ गया। मैं तो ये कह रहा हूं साहब, ट्रंप के आने के बाद भाव बढ़ गया वो तो 90% है। ट्रंप के आने के बाद कितना बड़ा 52 चला गया ना। बाइडेन जब था उसके काल के अंदर भी क्रिप्टो का भाव चल रहा था अपने, कितना चल रहा था, हाँ 7 लाख 90 हजार से शुरू हुआ था 2020 में। कहां पर बंद हुआ था? 52 लाख पर। ग्रोथ तो उन 5 सालों में भी 1100% की थी। सरकारों से इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बाइडेन है कि ट्रंप है। तो ट्रंप जो व्यापारी आदमी है वो समझदार निकला, उसने कहा कि मैं क्रिप्टो रिजर्व बनाऊंगा अमेरिका का, और क्रिप्टो के अंदर हम पूरा स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना करके काम करेंगे ताकि अमेरिका को ग्रेट बना दें। वो समझदारी कर गया। उसने क्या कहा? दुनिया भर का क्रिप्टो खरीदो बेचो डॉलर में। तो मजबूत तो वो अपना डॉलर ही कर रहा है। तो ट्रंप जो है ना वो खेल रहा है कि उसको डॉलर तो मजबूत रखना ही है और क्रिप्टो को अपने साथ इकट्ठा करता रख। भाई डॉलर खुद का तो क्रिप्टो खुद की। तो दुनिया अगर क्रिप्टो में विश्वास कर रही है, ये वो वाली बात है कि अगर एक गांव के अंदर किसी मतलब शत्रु राज्य ने कुएं के अंदर जहर मिला दिया, पागलपन की दवा मिला दी, लोग पी लिए पागल हो गए, तो वहां पर राज करने वाले राजा को समझ आया कि यार अगर इस पूरे पागल गांव पर शासन करना है तो इसी कुएं का पानी पीना पड़ेगा। ट्रंप वही खेला खेला कि अगर दुनिया क्रिप्टो पर सवार है तो होना पड़ेगा, चलो क्रिप्टो का रिजर्व भी बना देते हैं और खुद का क्रिप्टो और लॉन्च कर देते हैं जिससे 4
पैसे कमाएंगे, 4 नहीं भाई, कितने रुपए कमा लेगा भाई। क्रिप्टो में इन दिनों गजब लोग, और अल्टीमेटली क्रिप्टो खरीदना, हमारे देश के अंदर क्रिप्टो रखना, अगर ये इस पर सरकार कुछ भी विचार करती है, तो क्रिप्टो में फ्यूचर एंड ऑप्शन करना, ये तो किसी भी टैक्सेशन के दायरे में नहीं आता। ये तो वैसी वाली बात है कि हाँ भाई, ये क्रिप्टो मैं मानता हूं इतने की चलेगी, आप क्रिप्टो नहीं खरीद रहे, ना क्रिप्टो बेच रहे, उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीद बेच रहे हैं, जैसे स्टॉक के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीदते बेचते हैं। इन सब पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन भी हमारे देश में अल्टीमेट तरीके से चल रहा है, इंट्राडे ट्रेड जिस तरह से होता है ऐसे क्रिप्टो में चल रहा है। उनके बाद में जानकर आश्चर्य करेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग इस समय भयंकर बूम पर चल रही है। इंटीरियर्स के अंदर लोग अपने लेवल पर ही, क्योंकि सबको बढ़ता भाव दिख रहा है, भारत के जो हाई नेटवर्थ इनकम वाले लोग हैं, उनके लोगों ने फैमिली ऑफिसेज का पैसा उठा करके क्रिप्टो में डाल दिया है। 70 से 80% क्रिप्टो के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर काम हो रहा है। तो ये सारे के सारे डेटा जो न्यूज में है, ये क्या दर्शा रहे हैं? बड़ी मात्रा में लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है, मैंने जो आपसे शुरुआत में कहा, कहीं हम लेट तो नहीं हो गए, तो मैं लेट नहीं होना चाहता, ये सोचते हुए अब मैं स्टॉक्स में और इनमें एंट्री कर रहा हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात से प्रभावित होते हुए कि नहीं आप कूद रहे हो तो हम भी कूदेंगे, नहीं। आपको लगता है, आप ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, आपको लगता है आपको करना चाहिए, तो आपका स्वागत रहेगा। मेरे पीछे बांध कर मत चले आना, बाकी सब छोड़ो सर अमीर बनेंगे, नहीं। बाजार है, बाजार ऊपर नीचे चलता रहता है। और बात करी जाए दुनिया भर के अंदर, तो अमेरिका जिस तरह से अभी क्रिप्टो को लेकर काम कर रहा है, उससे कुछ मिथ अपने आप चेक होते चले जाते हैं कि क्रिप्टो क्या स्कैम या जुआ है। आंसर है कि अगर ये जुआ होता तो अमेरिका में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। अमेरिका कर रहा है तो भेड़चाल कर लें, जी नहीं। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई देश इसको कंट्रोल नहीं करता, इसीलिए देश डरते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये खुला है, लोग तय करते हैं इसकी संख्या के आधार पर। मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें बताया है कि बिटकॉइन होते क्या हैं, किस तरह से क्रिप्टोज काम करती हैं, ब्लॉकचेन तकनीक क्या है। ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, आप इस चैनल पर गूगल करके ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ में एक बनता है, भारत में इलीगल है। भारत में क्या इलीगल है? सामान नहीं खरीद सकते आप इससे, जैसे डॉलर से भी नहीं खरीद सकते, जैसे गोल्ड से भी नहीं खरीद सकते। आप गोल्ड लेकर के आलू नहीं लेके आ सकते। वो कहेंगे नहीं नहीं सर, सामने वाला समझदार है, तो वैसे वो कई लोग बिटकॉइन को लेके भी समझदार है। लेकिन भारत सरकार क्रिप्टो पर 30% फ्लैट टैक्स लेती है। इसका मतलब अगर आपने क्रिप्टो बेचकर पैसा कमाया, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, और वो ये है कि क्रिप्टो था आपके पास 1 करोड़ रुपए का, एक बिटकॉइन था, आपने एक बिटकॉइन को बेच दिया। आप कहेंगे सर हमारे पास तो 1 करोड़ रुपए है ही नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि 1 करोड़ रुपए नहीं है तो बिटकॉइन नहीं खरीद सकते, ऐसा नहीं है। एक बिटकॉइन को फिर फ्रैक्शंस में, मतलब लोग 100 रुपए के अंदर भी बिटकॉइन खरीद पाते हैं। मतलब उस 1 करोड़ रुपए का हो सकता है ना कि आप 1 लाखवां हिस्सा खरीद रहे हो। 1 लाखवां हिस्सा बड़ा होगा तो एक हिस्सा भी अपने आप में जो होल है वो भी तो 100% भी तो बड़ा होगा। इस तरह से आप उस बिटकॉइन का छोटे से छोटे हिस्से में निवेश कर पाते हैं। अभी देखा था हमने कुछ दिन पहले कि इन्फोसिस लगभग 2.5% शेयर अपने 18,500 करोड़ में खरीद रही थी। 2.5% शेयर, इसका मतलब लगभग 18 कितने लाख शेयर, कितने करोड़ शेयर थे जिनको वो वापस खरीदी थी। मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत छोटे से नंबर में भी आप इसमें निवेश कर पाते हैं, ठीक है। जैसे स्टॉक में होता है वैसे यहां पर होता है। एक यहां पर मैं डाउट क्लियर करना चाहूंगा, क्रिप्टो आप रखकर बेचते हैं तो आपके ऊपर टैक्सेशन है, लेकिन आप उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उस पर टैक्सेशन नहीं है। जो मैंने अभी डेल्टा वाली बात आपको बताई, उसमें क्रिप्टो चूंकि आप नहीं ले रहे हैं, उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, आप फ्यूचर एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर ये 30% टैक्सेशन नहीं है। ये बात मैं आपको याद एडिशनली दिला देना चाहता हूं। तो भारत के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के क्या है कि ये लीगल टेंडर नहीं है, यानी जैसे रुपया हमारे यहां चलता है, जैसे हमारे यहां डॉलर नहीं चलता है, ऐसे यहां हमारे क्रिप्टो भी नहीं चलती है। लेकिन क्रिप्टो की खरीद फरोख्त करके लोग जो मुनाफे बनाते हैं वो रुपये में होते हैं, वो यूज किए जाते हैं, ठीक है साहब। हमारे देश के अंदर टैक्सेशन क्रिप्टो के खरीदने बेचने पर, फ्यूचर ऑप्शन अलग चीज है, क्रिप्टो का खरीदना बेचना अलग है, दोनों में अंतर समझ के चलिएगा, ठीक है। बाकी आने वाले समय में बहुत सारी चीजें और क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ रही हो।